हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव लाइव ब्रॉडकास्ट। नाज़रीन, आज जो है हमारा ये चौथा लाइव है। 4 दिन से हम लाइव कवरेज कर रहे हैं बलूचिस्तान में जो हालात हैं उनकी। लॉन्ग मार्च के हवाले से डॉक्टर मारंग बलोच की गिरफ्तारी और उनकी जो रिहाई के लिए कैंपेन चल रही है उसके हवाले से आपको लाइव हम डेली जो है वो बेसिस पे आपको बता रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। और ये इस वक्त मैं नहीं कह रहा बल्कि लोग कह रहे हैं कि ये जो हमारा इस वक्त चैनल है ये दुनिया में वाहिद चैनल इस वक्त बन चुका है जहां से बलूचिस्तान के बारे में जो है वो लाइव आपको खबरें और लाइव अपडेट्स दे रहे हैं और आपको अप टू डेट रख रहे हैं पूरी सूरत हाल के साथ कि इस वक्त क्या हो रहा है। बलूचिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, इसको हम कहते हैं रेवोल्यूशनरी केओस। यानी ये एक इनकलाबी केओस है। और इसको क्यों कहा जाता है इनकलाबी केओस? बहरहाल हमारे साथ मेजर समरतूर साहब जुड़ गए हैं, तो उनको हम जोड़ लेते हैं साथ पहले, और फिर हम गुफ्तगू का जो है वो सिलसिला जारी रखेंगे। नमस्ते, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस मेजर साहब। सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? हाँ जी, राम राम। जी 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 जी। तो इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं वो सूरत हाल जो है वो बड़ी गंभीर है। और वो सूरत हाल हमें देखने को जो मिल रही है उसको हमने नाम दिया है रेवोल्यूशनरी केओस का। क्योंकि हर तरफ इस वक्त बलूचिस्तान में एक केओस की सी सिचुएशन है, अफरा तफरी की सी सिचुएशन है। लेकिन ये अफरा तफरी एनार्किक अफरा तफरी नहीं है, या ये जो केओस है ये बेहंगम केओस नहीं है, बल्कि ये जो केओस है या ये जो अफरा तफरी या उतार चढ़ाव है इस वक्त बलूचिस्तान के सोसाइटी में, ये एक इनकलाबी उभार के नतीजे में पैदा होने वाला केओस है। अब केओस को केओस से ऑर्डर में लेके आना है। जब कोई केओस होता है तो उस केओस को, उस अफरा तफरी को किसी नज्म जब्त में लाना होता है, इनकलाबी नज्म जब्त में। क्या बलूचिस्तान में जो तहरीक चल रही है, जो उभार आया है, ये रेवोल्यूशनरी केओस से रेवोल्यूशनरी ऑर्डर की तरफ जाएगा? यानी एक इनकलाबी जो अफरा तफरी और एक इनकलाबी जो सूरत हाल है बेहंगम सी, यहाँ से ये हम आहंग हो पाएगा? क्या ये जो केओस है, जो अफरा तफरी है, इसमें कोई नज्म जब्त पैदा होगा? इसका कोई एक रुख होगा जिसमें ये रेवोल्यूशनरी केओस से रेवोल्यूशनरी ऑर्डर की तरफ जाए, और रेवोल्यूशनरी ऑर्डर से फिर आगे ये एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट की सक्सेस का बायस बने। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके जाने पहचाने मेजर समर तूर साहब, जिनका बहुत हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे, लेकिन पहले जानने की कोशिश करते हैं मेजर साहब से कि आप कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को। सर देखें, जैसे आपने कहा कि स्टेज 1 तो पहले था कि रेवोल्यूशनरीज पहले बाहर आए। उसके बाद स्टेप नंबर 2 होता है लीडरशिप की क्रिटिकलिटी, कि अगर आपके पास क्राउड इकट्ठी हो गई और क्राउड इकट्ठी होने के बाद अगर लीडरशिप डिलीवर नहीं कर पाती है, उस फिर मोरल डाउन हो जाता है पब्लिक का। फिर उस दौरान क्या होता है कि पब्लिक के बीचों बीच वहीं पे कहीं ना कहीं जो लोकल लेवल पे जो लीडर होगा वो अपनी आवाज बुलंद करके आगे आएगा। तो इन चीजों में क्या होता है कि जो प्रेजेंट लीडरशिप होती है उसे बकायदा प्रेशर में आके डिसीजन लेना पड़ेगा, वरना वो ओवरशैडो हो जाएंगे। और फिर कोई यंग लीडर जो वाकई ही आगे निडर है, जिसे डर नहीं और वो आगे आएगा, तो अगर ऐसे ही कोई हरकत होती है तो फिर मुझे लगता है कि मौजूदा लीडरशिप को एक्सेप्ट करना चाहिए कि अब और ज्यादा जोश और
जिसे कम डर हो या फिर जिसे कम एप्रीहेंशन हो, ऐसे नौजवानों को आगे किया जाए ताकि वो फिर मैसेज को लीड करे और इस मोमेंटम को और ज़्यादा मतलब फास्ट गति दें इसको। क्योंकि देखें जितना आप समय बर्बाद करेंगे कह के कि हम नेगोशिएट करना चाहते हैं, हम बात करेंगे, हम मिलेंगे, है ना? हम 1 महीने बाद ये वाली तारीख को मिलेंगे और पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे, हम मिलेंगे कतर में मिलेंगे, दोहा में मिलेंगे, है ना? अलग-अलग जगहों पे आप ऐसी जगह सजेस्ट करेंगे जिधर ना कोई बलूच इंसान, ना उसका कोई सपोर्ट, ना कुछ वहाँ पे शामिल हो। तो ये फिर बेबुनियादी वेन्यूज़ होती हैं। यहाँ पे सिर्फ आवाज़ एको हो रही है। हाँ, अब जी सॉरी। अच्छा, हमारे साथ मेजर जनरल सुधाकर जी भी जुड़ रहे हैं, तो उनको भी हम वेलकम कर लेते हैं। वेलकम टू द शो सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस लाइव। इस वक्त हमें 46 लोग देख रहे हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं, तो बात हो रही है। जनरल साहब, हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है वो है एक, जिसे मैं कहता हूँ रेवोल्यूशनरी केओस, कि ये एक अनार्किक केओस नहीं है, एक रेवोल्यूशनरी केओस है जिसमें पूरी सोसाइटी जो है वो रास्ता ढूंढ रही है, लेकिन वो उभार है, वो एक अपराइजिंग है। ऐसे में क्या इसको रेवोल्यूशनरी केओस से रेवोल्यूशनरी ऑर्डर में तब्दील किया जा सकता है, सो दैट द गोल्स ऑफ फ्रीडम कैन बी अचीव्ड? ये हमारी डिस्कशन है और समर तूर साहब बात कर रहे हैं, तो उनको वो जारी रखें और फिर आपकी तरफ आते हैं जनरल साहब। जी समर साहब। तो मैं ये कह रहा था कि जब आपके पास ऐसी जब नौबत आ जाए कि इलॉजिकल वेन्यूज को प्रपोज किया जाएगा अब पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से और इस तरीके की जगहें होंगी विच आर इम्पॉसिबल, जहां पे कोई मतलब नहीं है बल्कि समझौता है। तो देखें अगर तो ऐसी कोई डील होनी है तो या तो ये पूरी अवाम के सामने, ठीक है, वहां पे हो, या तो इस्लामाबाद में हो। और तीसरा, अभी तक पूरी बलोच लीडरशिप को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए था। इट शुड हैव कम एज अ बॉयकॉट ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और अभी तक बॉयकॉट भी नहीं किया है। वो आप देखें जो क्रिटिकल हैं बलूच लीडरशिप में, उन्होंने अभी भी अपनी पोजीशनें कायम कर, तो देखें ये बहुत ही डाउटफुल माइंडसेट क्रिएट करता है पब्लिक के माइंडसेट में कि आप अभी भी इस सरकार के साथ कैसे हाथ में हाथ लेके चल सकते हैं। पर देखें, मैं हमेशा कहता आया हूं, इट्स अ टू फ्रंट वॉर। एक रेबल फोर्सेस का होगा, रेवोल्यूशनरीज का होगा, और दूसरा होगा जो पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरीज हैं। तो देखें, कईयों का मिक्स्ड ओपिनियन होगा कि नहीं, ये पाकिस्तान पार्लियामेंट में मौजूद रहें ताकि बात आगे रख सकें। यदि इन्होंने रिजाइन दे दिया तो वहां पे ये एंट्री भी नहीं करने देंगे और ना ही इनकी बात कोई सुनने वाला है इसके बाद। तो मुश्किल से तो इन्हें सीटें मिली हैं और चुनाव के दौरान ये सिलेक्ट हुए हैं, तो करी कराई मेहनत पे भी पानी नहीं फेरना चाहते। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। हेस्ट डिसीजन खासकर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लेंगे, तो मैं आपको एक चीज अश्योरिटी के साथ बता दूं कि पाकिस्तान हुकूमत 2 बार भी नहीं सोचेगी कि अगर कोई इस्तीफा दे रहा है तो वो इस्तीफा एक्सेप्ट करके, मुझे नहीं लगता इसके बाद वो शायद किसी की भी बात सुनने वाले हैं, क्योंकि वो मौजूदा लीडरशिप जो अभी पावर में है, इलेक्टेड है, उसकी बात नहीं मान रहे। तो रेजिग्नेशन देने के बाद इन रिप्रेजेंटेटिव्स की बात कौन ही मानेगा? जी ठीक है। तो जनरल साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को? कहां जा रही है ये सूरत हाल? मेंगल साहब बैठे हुए हैं, वो मुझे लगता है कि आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं। उनके बयानात आ रहे हैं कि मैंने अपनी विल लिख दी है, अपनी वसीयत कर दी है, यहां से जो है मेरी लाश ही जाएगी। मतलब है वो अब पॉलिटिकल प्रोग्राम देने के बजाय वो अब मतलब है एक सिंपैथी गेन करने के लिए जैसे होता है ना बयानात देने कि मैं मर जाऊंगा, मैं कफन ले आया हूं, यानी कि ही डज, इट सो सीम्स दैट ही डज नॉट हैव अ रोड मैप टू मार्च फॉरवर्ड विद हिज पॉलिटिकल
strategy. He seems stuck. कैसे देख रहे हैं आप? देखिए डॉक्टर मिर्जा साहब, बहुत धन्यवाद, आपके चैनल में फिर से बैक टू बैक शो के लिए इनवाइट किया है और बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। मैं इस सवालों के साथ मैं भी अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट ऑफ जियो पॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजी, सिक्योरिटी हूँ। मैं भी सीखता हूँ उतना जितना मैं कोशिश करता हूँ, जो लगातार। लेकिन अभी इस सवाल के जवाब देने से पहले अभी जो कौन मोहम्मद इशाक साहब बोल रहे थे, नहीं, अभी जो को पैनलिस्ट साहब है, मैं नाम भूल गया उनका नाम, व्हाट इज हिज नेम, रियाज साहब जो अभी बयान दे रहे थे, जो को पैनलिस्ट हैं, रियाज अहमद ने, मेरे जो को पैनलिस्ट है डॉक्टर मिर्जा, नाम समरतूर, Sir, I'm Major Samartur, sir. Oh, you are Major Samatur. You spoke very well. I must compliment you. Very well done. You're sounding, I was about to compliment, are you a military man? You're talking like a military man. Okay, good. I quite liked what you said. लेकिन दो तीन चीजें हैं अभी हमें देखना पड़ेगा। कोई हाइपोथेसिस में ना जाके प्रैग्मेटिक एक अप्रोच लेना चाहिए। प्रैग्मेटिक अप्रोच में तूर साहब ने अभी जो बयान दिए हैं, मेरे सोच विचार के मुताबिक उसका अहम ठोस केंद्र बिंदु है कि बलूचिस्तान का पॉपुलेशन कम होने के नाते, कितना 1.5 करोड़ है, उस उनका जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन आप देखते हैं, ज्यादा नेशनल असेंबली में इनके पास 20 सीट है, जबकि पंजाब का पॉपुलेशन 14 करोड़ के आसपास, 14.54 करोड़ है, उनका 173 मेंबर है। तो जब आप फंड एलोकेशन या बजट एलोकेशन देखते हैं, पंजाब को ज्यादा जा रहा है, बलोच को कम आ रहा है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पाई है वो बहुत कम है। एजुकेशन, हेल्थ, वेलफेयर, जो भी है, कोई भी आपका रोड कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक चीज में बलूचिस्तान को कम है। लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन आप देखेंगे 4.2 या 3% ऑफ द जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड बाय बलूचिस्तान। एक मिसाल, इससे पहले एक प्रोग्राम में था, मैं बता रहा था, रफली किसने एक हिसाब किया है, आईएमएफ में बैठा हुआ है, उनका गैस और ऑयल का रेवेन्यू, सिर्फ रेवेन्यू अर्निंग जो है, इट इज $1.5 बिलियन, और इनको जो मिलता है रॉयल्टी, दे गेट ओनली $116 मिलियन पर ईयर। इट इज पीनट्स। ये 1.5 बिलियन भी मैं इसको डाउटफुल देखता हूं। मेरे हिसाब के मुताबिक 25-26 बिलियन हो रहा है, बट जब वो हायर अथॉरिटी कुछ बता रखे हैं, लेट्स गो बाय दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग आउट इज, इनका जो प्रोपोर्शनेट शेयर है, बिकॉज ऑफ लिमिटेड और स्कार्स पॉपुलेशन, इनका अलॉटमेंट कम है, जिसकी वजह से उनके डेवलपमेंट कम हो रहा है। अभी आ जाइए, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, उस सवाल के जवाब मेरे सोच विचार के मुताबिक, देखिए, कोई भी लड़ाई, मुठभेड़ या कोई इनर्शिया या फ्रिक्शन जब होता है, लोगों की डिमांड ना फुलफिल होने की, आप अपना मिसाल ले लीजिए, महात्मा गांधी उस समय 40s में या 30s में, जब उन्होंने नॉन वायलेंट एक स्ट्रेटेजी बनाया था। किस लिए बनाया था? इसलिए बनाया था, उनको पता था हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है कि पॉपुलेशन है, हमारे पास हाथ हथियार नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, ब्रिटिशर्स हमें लूट के ले लिया सब कुछ, हमारे पास ताकत, जो अल्टीमेटली जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है, वो है ही नहीं। तो ऐसा हालत में एक सुपर पावर के खिलाफ लड़के उनको देश या सब कॉन्टिनेंट से हिलाना सिर्फ एक ही उपाय था, वो था नॉन वायलेंट स्ट्रेटेजी। क्या वो नॉन वायलेंट स्ट्रेटेजी जो 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में रेलिवेंट था, क्या आज रेलिवेंट हो सकता है? आज अलग अलग किस्म की थ्रेट्स है, आपका हाइब्रिड थ्रेट है, इरेगुलर वॉरफेयर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर चीज के लिए बंदूक उठा लो, लेकिन बिना बंदूक उठा के भी आपके पास, आप देखिए ईरान के ऊपर जब उसका B-2 बॉम्बर जा रहा है यूएसए का, वो जैमिंग कर रहा है, स्पूफिंग कर रहा है। जैमिंग, उसका जीपीएस बियरिंग ना होने के नाते मजबूरन हवाई जहाज ईरान बस विदाउट फायरिंग ए शॉट, वो कितने 6 या 8 आ रहे थे, वो वापस चले गए। एक छोटा सा उदाहरण दिया। आप देखिए हमाज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमाज बन जाइए, लेकिन हमाज भी जिसको ना कि बराबर एक फॉर्मिडेबल फोर्स समझता था, उन्होंने पूरा एकदम वो नानी ऐसा अटैक किया कि नानी याद आ गई। 6:30-7 अक्टूबर को लेके 6:50 तक 20 मिनट तक
उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पूरा ब्लैकआउट कर दिया, जैम कर दिया, और जिसके दौरान सारे ऑफेंसिव, चाहे सी से हो, लैंड से हो, अक्रॉस द फेंसिंग 28 किलोमीटर अंदर जाके उनके जो फॉर्मेशन हेडक्वार्टर है उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। तो ये देखिए ना, एक नॉन स्टेट एक्टर का काबिलियत क्या होता है। तो ऐसा 21st सेंचुरी में अगर ऐसा आप रिवोल्यूशन करना चाहते हैं, पीसफुल मार्चेस अच्छा है, ये एक अहम एक वर्टिकल है, लेकिन इसके साथ और भी अप्रोचेस करना निहायत जरूरी है। वो क्या क्या है? एक मिसाल के तौर पे हमने बताया था, मीडिया का विंग जो है एक क्रिएट करना निहायत आवश्यक है। मैं जान के बहुत खुशी हुआ, अभी मेरा दोस्त कोई है लंदन से, किसी ने भेजा है, आपके आसपास के रह रहा है, डॉक्टर मिर्जा साहब, वो कह रहा है कि माजिद ब्रिगेड में एक बहुत ही प्रोफेशनल साइबर क्वालिफाइड एक टीम है, वो साइबर अटैक की काबिलियत होता है उनके पास ये पूरा जितने भी इलेक्ट्रिक ग्रिड है ना, ये सब ब्लैकआउट कर सकते हैं। अगर भया है उसको चलाओ, कौन बताएगा आपको करने के लिए। और कोई कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्वालिफाइड है ऑफिसर। माजिद क्या है, व्हाट इज माजिद? ये भी आप बलोच आर्मी, अभी तो रहा नहीं, उनके रेजिमेंट में एक समय में 32 बटालियन होते थे, अभी तो ना की बराबर सारी जगह पंजाबीज घुस गए हैं। तो जो भी ट्रेंड है ये भी क्वालिफाइड है, इनमें से उनको पता है चंद एक चीजें। अभी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अपना स्ट्रेटेजी उसको लॉन्ग टर्म बनाना है अगर वो करना चाहते हैं। मैं एक नजरिया बता रहा हूं, हो सकता है कि सही ना हो, लेकिन ये एक मेरा पर्सपेक्टिव है। जब आप लॉन्ग टर्म बनाते हैं, एक शॉर्ट टर्म टाइम डिवीजन, आप किस टाइम तक आप क्या चाहते हैं, आपका एंड स्टेट क्लियर होना चाहिए क्लैरिटी के साथ। एंड स्टेट क्या, फ्रीडम चाहते हैं, ऑटोनॉमी चाहते हैं, या आप पाकिस्तान से बिल्कुल एकदम अलग थलग होके एक नया देश बनाना चाहते हैं, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपके जो चैम्बर हुआ करते थे 1947-48 में, जो आपके 2 लोअर हाउस और अपर हाउस हुआ करते थे, वैसे ही आप उसको रिवाइव करना चाहते हैं। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन पड़ा है, आपका नेशनल फ्लैग है, क्या इन सारी चीजों को आप रिवाइव करना चाहते हैं? तो करना पड़ेगा, तो आपको 4-5 पहलुओं के ऊपर ध्यान देना निहायत आवश्यक है। क्या है? एक है ग्लोबल लेवल पे, एक रीजनल लेवल आपको देखना पड़ेगा, एक लोकल लेवल। पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है हरकतें, इसको मैं लोकल मानता हूं, क्योंकि आज के दिन में पाकिस्तान का 2 फ्रंट नहीं, उसका मल्टीपल फ्रंट खुल गया है पाकिस्तान का। मैं तो कोई जगह ये भी कह रहा हूं, पाकिस्तान का अभी फ्रंट ही नहीं रहा कोई। सो ऐसा मुसीबत में वो तो चाह रहे हैं, उनको क्विक सक्सेस चाहिए, इतने फ्रंट खुल चुके हैं, उनको सक्सेस अगर बलोच की लॉन्ग मार्च को रोक देते हैं, तो वो छाती पीट पीट के अपना फौज के सामने देशवासियों को बता सकते हैं, देखा हमारा आर्मी की काबिलियत। बस आपका अहम जो डीप स्टेट है, आर्मी के अलावा और कोई है ही नहीं, हम ही कर सकते हैं, जो आपको जीत दे सकते हैं, जो स्टेबिलिटी देता है, वो है आर्मी। उनका छोटा सक्सेस चाहिए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान नाकेदम कर रखा है, तालिबान अफगानिस्तान नाकेदम कर रखा है, उसका जो अलकायदा इन्हीं के पीछे पड़ रहा है। आईसिस वालों को उन्होंने बेच दिया था, वो भी पीछे पड़ गए हैं। हिंदुस्तान का जो एक ग्रुप इनके साथ जुड़ा हुआ है, बलोची लिबरेशन आर्मी के साथ, ये भी ग्रुप बना रहे हैं बहुत तेजी के साथ। तो पाकिस्तान का हालत ऐसा खराब है, वो भी टैक्टिकल सक्सेस ढूंढ रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा है। ये कंटेनर डाल के, ट्रेंच खोद के अगर कोई लॉन्ग मार्च को आप रोक सकते हो, मेरे विचार के मुताबिक ये असंभव है। कोई लोगों का लॉन्ग मार्च वो दिल से स्टार्ट होता है, दिमाग से नहीं। एक दिल से जब आप काम करना शुरू करते हो, कोई भी पहाड़ भी आ जाए, पहाड़ के चट्टान को आप काट के एक टनल बना के चले जाओगे। ये मन जो है, बलोची के मन के अंदर इतना कष्ट पैदा हुआ है पिछले आप 10-11 साल के अंदर नहीं, 5 साल के अंदर, चाहे जेनोसाइड की नाम लीजिए, ये सब अंडरस्टेटमेंट है। इतना ब्रुटैलिटीज हुए हैं, उनको बेसिक एंटाइटलमेंट नहीं है, नौकरी की कोई साधन नहीं है, आप हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, अरे सब कुछ तो उन्हीं से ले रहे हो। तो ऐसा हालत में ये डेप्रिविटी नहीं है, ये जानबूझ के इनको कट ऑफ कर रहे हैं ताकि ये अल्टीमेटली सरेंडर हो जाए। तो ऐसा जब नौबत होता है, जैसा अभी तूर साहब ने, मेजर साहब ने बहुत अच्छा चीज बताया, एक मिक्स्ड अप्रोच करना निहायत आवश्यक। आप 21st सेंचुरी का लड़ाई लड़ रहे हो, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, आपके पास साइबर कैपेबिलिटी है, आपके पास स्पेस प्लेटफॉर्म, ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है। यूक्रेन में आज के दिन में अगर लड़ाई हो रही है,
तो ड्रोन के जरिए से लड़ाई, ईरान हो सकता है कि आपसे नाराज है, लेकिन वही ईरान जो शत्रु है वो दोस्त भी बन सकता है अगर बातचीत करेंगे तो। अफगानिस्तान आपका शत्रु है, लेकिन वो भी दोस्त बन चुका है, क्योंकि अफगान का रूलर आज के दिन में तालिबान है। तालिबान बिना मदद करते हुए भी मदद कर रहा है, आप भी मान के चलिए। किसके थ्रू? तहरीक तालिबान पाकिस्तान के थ्रू। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इनका एक फॉर्मल, ये मार्च के महीने में एक फॉर्मल अलायंस डिक्लेयर हुआ है, 12 मार्च को या 13 मार्च को। फॉर्मली जो हम सुनते आ रहे थे पिछले 1.5-2 साल से कि कुछ चल रहा है, खुसफुस कुछ चल रहा है, फॉर्मली उन्होंने अलायंस को डिक्लेयर कर दिया है कि बलोच लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान आइंदा से म्यूचुअली डिपेंडेंट रहेंगे और सपोर्ट करेंगे। और इसके साथ जुड़ा हुआ है अफगान का जो तालिबान है, इनके साथ जुड़े हुए हैं ये आपका जो आईसिस वाले जुड़े हुए हैं, सब कह रहे हैं हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा हालत में एक कंबाइंड, एक जॉइंट स्ट्रेटेजी बनाना निहायत आवश्यक है। उस स्ट्रेटेजी को आप शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म आपको देखना पड़ेगा। आपका लॉजिस्टिक बैकअप कितना है, कितना कैपेसिटी है, कब तक आप इसको लॉन्ग मार्च पर इंडेफिनाइटली तो नहीं हो सकता है ना, आप लिमिट रखना पड़ेगा, 1 साल या 9 महीना या 6 महीने, कहां तक जाते हैं। अभी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेटा है, हो सकता है क्वेटा पहुंचने के बाद आप अपना ऑब्जेक्टिव पेशावर तक कर सकते हो, है लंबा डिस्टेंस, लेकिन हो भी सकता है। जरूरी नहीं है कि लॉन्ग मार्च जो है मार्च की पैदल मार्च करेंगे, हो सकता है कि आप अपना गाड़ियों की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3-4 मुद्दे सामने आते हैं। टाइम डिवीजन करके एक स्पेक्ट्रम बनाइए। शॉर्ट टर्म में आप अपना ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्लैरिटी होना चाहिए। क्या हम फ्रीडम चाहते हैं? अगर फ्रीडम चाहते हैं तो हमारा अप्रोच दूसरा होगा, या फ्रीडम के साथ हम अभी कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो 1973 को बना था, उसके दायरे में हम चलेंगे। जो जो इंटाइटलमेंट है हम ऐसा शोर गुलाबा कर कुरा के, हाथ पैर मार के ज्यादा से ज्यादा अलॉटमेंट लेंगे। प्लस ये जो लोग अभी उसको क्या बोलते हैं, जमा हो गए, इकट्ठे हो गए, नहीं वो इनको जो उठा के ले जाते हैं ना, जो हाईजैक हो गए हैं, हाँ वो जबरी गुमशुदगी, उसको क्या बोलते हैं, एनफोर्स डिसअपीयरेंस। हाँ, एनफोर्स डिसअपीयरेंस जो हो गया। अभी एक मुद्दा होना चाहिए कि हमारे लोग जितने एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस हुए हैं, मेरा रिसर्च के मुताबिक ये कह रहा है 4000 समथिंग कुछ है, पाकिस्तान कह रहा है कि इतने नहीं, 700 या 800 कुछ है। एक एक नाम वो पर अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। इंटरनेशनल एजेंसी एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ पे है? ये कराची में बैठा है। ये यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है उसमें तो उन्होंने कहा कि 14,000 मिसिंग है। मैं वही पे आ रहा हूँ, 14,000 मिसिंग है। यहाँ पे ये फिगर पाकिस्तान कह रहा है 700 या 800। पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड है, मेरा आर्टिकल में मैं लिखा हूँ, इसका रेफरेंस किया हूँ। जो केवाईसी उनका ग्रुप है ना, ये बलोच लिबरेशन का जो है एनजीओ वाला, जिसमें महरंग बलोच मैडम लीडर है, तो उनका भी यही चीज है कि एक सबसे पहला होना चाहिए जो एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस का अकाउंटेबिलिटी और उनका ट्रेसिंग आउट। नंबर 2 ये होना चाहिए जब पॉलिटिकल प्रिजनर है उनको रिलीज करना चाहिए, मेरे विचार के मुताबिक। हो सकता है कि आई एम रॉन्ग, यू कैन डू, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो। ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव का एक लिस्ट बनाना चाहिए। नंबर 3 सबसे इमीडिएट रिक्वायरमेंट, लो हैंगिंग फ्रूट, क्योंकि पाकिस्तान को जैसे टैक्टिकल सक्सेस चाहिए, बलोचिस को उससे ज्यादा सक्सेस चाहिए इन चीजों में। क्या वो चाहते हैं? फ्रीडम और ये मिला के। अगर फ्रीडम चाहते हैं तो उनका अप्रोच पूरा नए किस्म के लेना पड़ेगा। वो है, आपके पास काइनेटिक कैपेबिलिटी है, माजिद ब्रिगेड है, लेकिन माजिद ब्रिगेड का जो क्वालिफाइड जो फिदाइन है उनका भी संख्या लिमिटेड। मेरे रिसर्च के मुताबिक ये कह रहा है कि पहले 3600 होते थे, 3600। अभी पता नहीं ये सही है नहीं, आपके पास लेटेस्ट फिगर होगा, ये कहीं 2600 कोई जगह में पड़ा हो। तो ये जो फिगर है डे टू डे कम होते जा रहे हैं, इनका नफरी बढ़ाना जरूरी है। अभी 15 साल से 65 साल का जो यूथ बल्ज, मैंने बोला 1.5 करोड़, इसका 65% पॉपुलेशन, 65% पॉपुलेशन यूथ बल्ज में माना जाता है बलोचिस का। ठीक है कि नहीं? सो आप जैसे कल परसों कोई प्रोग्राम में सुन रहा था, पाकिस्तान छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को, 8 साल या 15 साल बच्चों को लेके अलग अलग जगह मदरसा में ट्रेनिंग दे रहा है। हाँ जी, वो हमने ब्रेक किया न्यूज़।
बनाने वो के लिए। नन्हे मुजाहिद बना रहे हैं 8 से 15 साल की उम्र के बच्चे। करेक्ट। तो ये तो बलूचिस्तान में कर सकते हैं ना। एक फ्यूचरिस्टिक प्लान रखना पड़ेगा। इंडिपेंडेंस इतना जल्दी 21st सेंचुरी में नहीं आएगा। ये लगेगा कम से कम 5-6 साल लड़ाई उनको करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कोई प्रोग्राम के दौरान मैंने ये कहा था कि 9 महीने तक लगातार सस्टेन्ड एफर्ट, काइनेटिक, हाइब्रिड, सोशलिस्टिक मूवमेंट कैसे करेंगे, पॉलिटिकल मूवमेंट कैसे करेंगे, 20 रिप्रेजेंटेटिव नेशनल। काइनेटिक के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि हमारे दर्शक जो है वो उनको शायद समझना है ये टर्म, थोड़ा सा बताएं इसको। काइनेटिक का मैं ये कहना चाह रहा हूं कि काइनेटिक का मुद्दा 3-4 होते हैं। एक है मीडिया की अटेंशन को पकड़ना, कैप्चर करना, मीडिया सेंसेशनलाइजेशन जो बोलते हैं। ये टेररिज्म या लिबरेशन मूवमेंट या फ्रीडम मूवमेंट में मीडिया का अटेंशन अगर आपने कैप्चर कर लिया है तो आप मान के चलिए आपकी जो जीत है 50% से ज्यादा हो गया। कैसा? ये जो इंसिडेंट, ये जो जाफर 11 मार्च को उन्होंने हाईजैक किया था, ठीक है। ये पता है, ये मिलिट्री साइंस के मुताबिक ये इस 21st सेंचुरी में ये एक ऐसा ऑपरेशन है, ऐसा ऑपरेशन कोई कंसीव नहीं कर सकता। जो मिलिट्री साइंस स्टूडेंट है, ये एक नॉन स्टेट एक्टर है, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर बलोची लिबरेशन आर्मी, इस तरफ उन्होंने एक हाइब्रिड वॉरफेयर को अपनाए थे, जिसमें उन्होंने मीडिया को इस्तेमाल सिलेक्टिवली, देखिए सिलेक्टिवली ऐसा न्यूज को उन्होंने रिलीज किए हैं। पाकिस्तान आर्मी आके क्रेडिट लेने से पहले उन्होंने क्या किया था, न्यूज रिलीज कर दिया था कि हम जो सिविलियंस हैं, वीमेन और चिल्ड्रन और गर्ल्स पैसेंजर्स, इनको और जो बूढ़े आदमी हैं, इन सबको हमने रिहा कर दिया, छोड़ दिया। ये एक आम आदमी के लिए एक छोटा सा मैसेज है, एक मिलिट्री साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी मैसेज है। ट्रेन का तो हाईजैक किया, ट्रेन के हाईजैकिंग के साथ ये जो उन्होंने जो न्यूज रिलीज किया है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जिसको बोलते हैं, ये इसकी ताकत बहुत जबरदस्त होता है, मोरल एसेंडेंसी हो जाता है। नंबर 2 चीज जो हुआ है, आप देखिए कोऑर्डिनेशन, जो मेरा रिसर्च के मुताबिक ये करीब 72 ग्रुप, 72 ग्रुप्स, अलग अलग छोटे बड़े सब मिला के 72 ग्रुप से करीब 1.5 साल से ये प्लान कर रहे हैं जी। ये जिस जगह पे ट्रेन को ये किए हैं, उधर जाके रिहर्सल किया है, यहाँ पे होगा ट्रेन लाइन, यहाँ पे उसको आप बस्ट करेंगे, उधर से उसको आप ये करेंगे, टनल के अंदर उसका जाएगा लोकोमोटिव, इस जगह पे ट्रेन को रोका जाएगा। ये काफी दिनों से प्लान किया जा रहा है तब, और रिहर्सल किए हैं। तो एक नॉन स्टेट एक्टर बलोच लिबरेशन आर्मी, और जहां पे पैसेंजर 472, हालांकि अभी डिस्प्यूटेड है फिगर, लेकिन मेरे हिसाब के मुताबिक 400 से ऊपर थे, कोई कम नहीं था। और उन्होंने एक और न्यूज छोड़ा इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर कि 352 या 300 कुछ फिगर है, जिसमें से 100 से ज्यादा पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स, 242 इफ आई रिमेंबर द फिगर, 242 अगर हमारे डिमांड्स को ये फुल 214 214 हाँ जी, इन सबको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। ये देखिए, बाकी न्यूज नहीं आ रहा है, लेकिन ये एक इंफॉर्मेशन आ रहा है। इस इंफॉर्मेशन में इस तलवार का जो शार्प एज है, ये बहुत ही खतरनाक होता है एक मिलिट्री से। तीसरा देखिए, तीसरा एक बहुत बढ़िया चीज है, उन्होंने बोला कि ट्रेन के अंदर हम सबको बैठे रहेंगे, इसके ऊपर उनका हिम्मत नहीं होगा। पाकिस्तान आर्मी को चुनौती देते हैं कि आके ये कोशिश मत करना हमसे टक्कर लगाने की, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। लेकिन मेरे खबर और रिसर्च के मुताबिक जैसे ही ट्रेन रुका गया, वैसा ही वो मिलिट्री पर्सनल्स को वहां पे नजदीक, करीब बोलते हैं 28 या 30 किलोमीटर दूरी पे हाइड आउट था, वो हाइड आउट में मिलिट्री पर्सनल को लेके गए हैं। इसी के दौरान पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस को अप्रोच करने के लिए टारगेट कोई रास्ता नहीं था, अनलेस तूर साहब के पास कोई है, लेटेस्ट है। एक तरफ पहाड़ी है, एक तरफ आपका टनल है, एक तरफ आपका अगेन पहाड़ का टर्निंग आ जाता है। ये बहुत बढ़िया एक एम्बुश साइट उन्होंने चुना। एक तरफ पूरा खाई है, मतलब अब इतना गहरा है कि उधर से आप आ ही नहीं सकते हो, रास्ता ही नहीं है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्वेटा से कितना 160 किलोमीटर मेरे ख्याल से, क्वेटा इज 160 किलोमीटर अवे फ्रॉम बोलान पास। आप देखिए, ये जो एक टैक्टिकल नहीं, एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है। इस किस्म की ऑपरेशन अगर बलोच लिबरेशन आर्मी 2-4 और कर सकता है 9 महीने के अंदर,
आप मान के चलिए ये हिला देंगे पाकिस्तान आर्मी, नहीं पूरा विश्व में सब हिल जाएंगे। सुपर पावर के पास काबिलियत नहीं होगा इसको ये करने के लिए। इनके पास मेरे ख्याल से कोई भी साइंटिस्ट जरूर होंगे जो सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है इसके ऊपर भी उन्होंने कुछ गणना कर रखे हैं ताकि ये सैटेलाइट पिक्चर की जैसे ना आए। जैसे हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर डिवाइस का सक्सेसफुली ट्रायल किया था 1998 में, तो उसको भी एक स्टडी किया गया है। तो ये काफी एक अहम ग्रुप उन्होंने बना रखे हैं। अगर बना है, ये मैं पढ़ रहा हूं, मेरे को ये जानने में पता चला है, तो ये सही रास्ते जा रहे हैं। इनकी काबिलियत जो कैपेबिलिटी एनहांसमेंट्स की तरह जा रहा है, और यही काबिलियत को लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट मेरे खबर के मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगान तालिबान से जो यूएसए के स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, आपके सवाल था काइनेटिक, लेटेस्ट हथियार सिस्टम को इनके हाथ में आ चुका है। लेटेस्ट, आप काल गुस्ताफ की बात करिए, रॉकेट लॉन्चर की बात करिए, आप एजील की बात करिए, आप मशीन गन्स की बात करिए, आप केपीवीटी की बात करिए, कोई भी लेटेस्ट हथियार हो या एक्सप्लोजिव मीन्स, सिर्फ एक चीज मेरे को कमी नजर आई, आज के दिन में बलोच लिबरेशन आर्मी के पास ड्रोन्स नहीं है। अगर ड्रोन्स इनके हाथ में पड़ गए, जो यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई अभी मोड़ ले लिया है, आज टैंक वर्सेस टैंक लड़ाई नहीं हो रही है, आज उधर ड्रोन वर्सेस ड्रोन की लड़ाई हो रही है। जैसे यहाँ पे इजराइल और इसका हिजबुल्लाह और हमास के बीच में हो रहा है। अगर ये ड्रोन से आगे, इवन ये भी मेरे खबर के मुताबिक ये उनका मेल मिलाप चल रहा है अलग अलग पार्टी के साथ, शायद थोड़े दिन के अंदर ड्रोन की भी कैपेबिलिटी आ जाएगा। मेरे खबर के मुताबिक इनके पास लेटेस्ट लॉइटर एमिनेशन, टारगेट उनका क्या होगा, पाकिस्तान के जो नुक्सी एक डिस्ट्रिक्ट है ना, नुक्सी की तरह इनके फौज, नोक्शी, उनका 90 जवान इनका क्लेम था मर गए थे 11 मार्च के इंसिडेंट के बाद में पाकिस्तान आर्मी बोला 10 या 8 ऐसे ही कुछ घायल हुए हैं, उसको इग्नोर भी कर दिया। बट सच्चाई उसमें काफी हद तक था, काफी लंबी कॉन्वॉय थी, 8 बसेस को अटैक करना, फिदाइन अटैक, इट इज अ रिमार्केबल थिंग। ये जो मीडिया अटेंशन को उन्होंने कैप्चर किया है थोड़े समय के लिए, ऐसा ही अगर लगातार वो सस्टेन कर सकते हैं 9 महीने तक, ये पाकिस्तान आर्मी क्या पूरा विश्व में कोई भी फौज उनका सामना करने की काबिलियत नहीं हो पाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, के पास राशन पानी, नंबर 2 एमुनिशन, नंबर 3 सप्लाई चेन। सप्लाई चेन कहां से आ रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है, क्या ईरान तो दुश्मन है, करेगा नहीं, ये कहां से ले रहे हैं मुझे भी नहीं पता है। पाकिस्तान हमेशा उंगली उठा के बोलता है हिंदुस्तान दे रहा है, भाई हिंदुस्तान का कोई कंटिन्यूअस बॉर्डर है ही नहीं, 300 400 600 किलोमीटर दूर है। अब हर चीज के लिए पाकिस्तान में कोई छींक मार देता है, वो बोलते हैं वो हिंदुस्तान कर रहा है। हाँ भाई कर रहा है। नहीं, वो कहते हैं कि अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया असला दे रहा है इनको। मैं तो देखिए, मैं लिखित में मेरा किताब को छोटा करके कोई पेपर निकाल रहे हैं, रिसर्च फाउंडेशन ने न्यूयॉर्क से निकल रहा है। मैंने क्लियरली बोला है हिंदुस्तान का समय आ गया है छाती पीट पीट के, कोवर्ट ऑपरेशन नहीं, ओवर्ट करो, बोल के करो कि हम मार रहे हैं तेरे को। क्या बात, पहले फिर पीओ कैसे करें। जब मेजर साहब ये कह रहे हैं, जनरल साहब कह रहे हैं कि जी कोवर्ट नहीं ओवर्ट ऑपरेशन करो। बहरहाल 2-3 चीजें उन्होंने उनकी निशानदेही की है। ये तो उन्होंने कहा कि अब नेक्स्ट स्टेज जो है इस BLF वगैरह की, वो होनी चाहिए ड्रोन वॉरफेयर और ड्रोन का इस्तेमाल। और दूसरा उन्होंने जो है वो इसको कहा है टाइमलाइन, एक रफ टाइमलाइन दी है कि 4-5 साल की ये है अभी टाइमलाइन आजादी हासिल करने की। तो इन हवालों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर विद योर परमिशन अमजद जी, मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगा कि देखें, फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे आपको अगर अपनी देखें, चैलेंज क्या है, मैन पावर। तो मैन पावर को प्रोटेक्ट करना है, और मैन पावर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, खतरे में आप ड्रोन को एक्सपोज करें, ना कि अपने फाइटरों को एक्सपोज करें। आईडी वॉरफेयर के ऊपर ज्यादा फोकस करें, और खासकर द आर्ट ऑफ कैमोफ्लेज, कंसीलमेंट, एम्बुशेस विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोसिव्स, और आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क, ठीक है, जो अंडरग्राउंड ऑपरेटिव्स हैं वो हो गए। एंड सबसे मेन क्रिटिकल हथियार होता है पैसा।
अगर पैसा, अगर आप फंडिंग के साथ आप चाहो तो मैं समझता हूं आप पूरी पुलिस चौकी के सारे बंदे खरीद सकते हो, वो पूरा पुलिस स्टेशन आपका हो जाएगा। तो अंत में मुद्दा पैसे के ऊपर ही आता है कि जितना पैसे आप यूटिलाइज करोगे स्टेट लेवल तक। जहां तक मिलिट्री है, देखिए मिलिट्री में क्या है कि डाइवर्सिटी इतनी है, एक नहीं तो 10वां या 12वां या 20वां बंदा मुंह खोल देगा और बात एक्सपोज हो जाएगी, ज्यादा देर छुपी नहीं रहती। और दूसरा, आपको जो आपकी फ्रंटियर कोर है उसमें अगर आप किसी तरीके से डिफेक्शन कराना शुरू कर दें कि ये ट्रेन्ड ट्रूप्स अगर आपके बीएलएफ, बीएलए, बीआरएस के साथ आके शामिल होने लगे, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा और कोई चेकमेट वाला मूव होगा कि वहां के लोकल जो फ्रंटियर कोर के ही जो अफसर और जवान है, जो चप्पा चप्पा एक एक पगडंडी को उन्हें मतलब मन ही मन में रटा हुआ है कि कौन सा रास्ता 20 मिनट तक क्या आएगा और 1 घंटे बाद पगडंडी से डाइवर्जन कहाँ आएगा। ऐसे फाइटरों को अगर आपने कैसे भी ब्रेन वॉश करके आप अपने पास लेके आए, तो मुझे लगता है बाजी पलटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बाजी पलटने में देर नहीं लगेगी, थाना पूरा खरीदा जा सकता है। ये तो हमें पता है कि ऑलरेडी पाकिस्तान का हर थाना बिका हुआ होता है। ये बड़े मजे का सीजर्स ने कमेंट किया, कह रहे हैं डॉक्टर साहब पाकिस्तान में बकरी का बच्चा हो जाए तो उसमें भी राख की साजिश होती है। तो राह का तो मतलब है इन्होंने रा करके तो बड़ा वो कर दिया। डॉक्टर साहब मैं एक बात बताओ, ये खबर आ रही है, ये देखते जरा इसमें ये क्या कह रहे हैं। पेशावर में मौलाना एजाज साहब को फजर की नमाज देने पे शहीद कर दिया। अच्छा, ये कोई हुआ वाकया। अच्छा जी, जारी रखे प्लीज। तो मैं, और दूसरा मैं एक और चीज पॉइंट कह रहा था कि जितने भी मौलवी हैं, जैसे कि इन्होंने कहा कि कोई मौलाना, तो जितने भी मौलवियों को हम इकट्ठा कर सकते हैं फरमान देने के लिए या फतवा जारी करने के लिए, तो मैं बोल रहा हूं ना, जॉर्ज वॉशिंगटन, एक जिन्ना और गांधी, ये तीनों जिसके दोस्त बन गए, मतलब नोट, अगर ये नोट जिसके दोस्त बन गए, आज समझ ले बाजी उसके हाथ में। एक जॉर्ज वाशिंगटन और एक जॉर्ज वॉशिंगटन, एक गांधी, जिन्ना और दूसरा जिन्ना। ये जो तीन हैं, किसी के जो तीनों दोस्त बन गए, वो राज करेगा। सही है। ये भी बड़ी अच्छी इन्होंने बात बताई है कि जो मौलवी हैं वो भी बिकते हैं। मौलवी खरीदो, साला पैसा फेंको, मौलवी खरीदो। जुम्मे के खुतबे में वो कहे कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लड़ना जो है ये जिहाद है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इंटरनल प्लेसेस जो है पाकिस्तान की, बॉर्डर की जो अंदरूनी जो पॉपुलेशन बेल्ट है, वहां के मौलवियों को अगर बोला जाए, जहां से पॉपुलेशन रहती है ज्यादातर, वहां पे बोला जाए, बताया जाए, अनाउंसमेंट्स कराई जाए, है ना। आप एक हरी पत्ती फेंको, वो 2 सेंटेंस बोलेगा, 3 हरी पत्ती फेंको, वो एक पैराग्राफ बोल देगा, पत्ती के हिसाब से उसका टेप रिकॉर्ड चलेगा और उसके मुताबिक फिर पब्लिक देखे। जबरदस्त 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 जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये मल्टी प्रॉन्ग वॉर है और इसमें बिल्कुल ये मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ेंगी। अख्तर मेंगल के पास क्या चॉइसेस हैं समर जी इस वक्त? ना आगे जा पा रहे ना पीछे, वो कह रहे हैं बस ये मैंने वसीयत लिख दी है, गेम में मारे गया तो मैंने मोड़ा तो चुक के पिंड ले जाना। देखो, अब अख्तर जी का तो मैं कहूंगा कि वो अब एक गिनी पिग वाले एक्सपेरिमेंटल स्टेज में आ गए हैं। तो अगर उनके साथ कोई बदसलूकी होती है तो वो एक मार्टियर फिगर बनेंगे और पब्लिक और भड़क जाएगी। और हम कोई भी नहीं चाहते कि किसी की जान माल का नुकसान हो, क्योंकि अंत में सारे अपने ही हैं। तो मैं तो इतना ही बोलूंगा कि ही शुड टेक अ डिसाइसिव स्टैंड
या फिर मुझे लग रहा है कि उन्हें डर लग रहा है कि उनकी प्रॉपर्टियां कहीं जो ओवरसीज हैं या इस्लामाबाद के आसपास की प्रॉपर्टियां जब्त ना हो जाए, इसलिए अब वो धरने पे आ गए हैं और पर्सनल फास्टिंग पे आ गए हैं। तो मैं उन्हें बता दूं कि पर्सनल फास्टिंग और धरने से कुछ नहीं होने वाला है, उन्हें उनकी रूह पे कोई 1% का फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि धरने की जगह आप वहां पे दें जहां जहां पे मैस ग्रेव्स डिस्कवर किए गए हैं, आप इन लोकेशंस पे जाके अपने धरने दें ताकि दुनिया को भी दिखे कि आप द प्लेस ऑफ मैसेकर का एक जहां पे प्रूफ है आप उधर ही धरना दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहां पे पाकिस्तान फौज बहुत झिझकेगी। और इंटरनेशनल एलिमेंट्स को प्लीज इन्वॉल्व करें। रेड क्रॉस हो गई, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस हो गई, मेडिकल साइंस फ्रंटियर डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, कितनी सारी एनजीओज हैं अमेरिकन स्पॉन्सर्ड। आप प्रेशर डलवाएं इन पे ताकि ये कम से कम बलूचिस्तान में आके अपना एक छोटा से कमरे के नाम पे ऑफिस ही खोल लें, एक फ्लेक्सी बोर्ड ही लगा दें, ताकि उतना ही एक मैसेज चला जाए पाकिस्तान की सरकार को कि देखें, देख सब रहे हैं, पर जब समय आएगा तो इट विल बी अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तब तक पाकिस्तान के लिए बहुत देरी हो चुकी होगी। तो देखिए, इंटरनेशनल सपोर्ट आपको पुल इन करना पड़ेगा। You will have to get international support from international organizations. जनरल साहब, एक्सक्यूज मी, जनरल साहब ये बताएं कि इंटरनेशनल सपोर्ट में इंडिया भी आता है या इंडिया उससे फारग है? ये कह रहे हैं ना इंटरनेशनल सपोर्ट। वो रॉ की साजिश है। तो अच्छा, इंडिया बेचारा चाह के भी मदद करना चाहे तो पहली रॉ का ठप्पा लगा देते हैं कि लो जी ये है। तो प्रेजुडिस बन चुका है कि इंडिया नहीं, डिप्लोमेटिक उसकी बात कर रहे हैं हम, डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग कर सकते हैं, वो अपने फ्रेंडली कंट्रीज को आगे कर सकते हैं कि भाई आप बात करें, आप इसको मसले को उठाएं। देखिए, हर देश जो है ना, ये 21st सेंचुरी में कोई देश, हमारा हिंदुस्तान के बारे में पूछ रहे हैं, मैं हिंदुस्तान के बारे में कहूंगा कि आज के दिन में हमारा स्टेटेड डॉक्ट्रिन है डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। ये स्टेटेड, बोलते हैं ना ओवर्ट अप्रोच, सॉरी ये हम दिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं हमारा अप्रोच डिप्लोमेसी और डायलॉग। लेकिन हर डिप्लोमेसी डायलॉग के पीछे ये बहुत अलग अलग स्तर पे डिनाइबल अप्रोचेस भी होते हैं जो स्टेट नहीं किया जाता है। मैं ये कहने रहा हूं कि हिंदुस्तान में है ये होना चाहिए एक देश को सक्सेसफुली इफेक्टिव होने के लिए, क्योंकि अभी पूरा विश्व में सारे पीछे पड़े हैं हिंदुस्तान के पीछे। भाई बचना तो है, लोगों को आगे की तरह ले जाना है, तो उनको बचा के रखना है, प्रोटेक्ट करना है, सेफ्टी इंश्योर करना है। तो कैसे करोगे? हर चीज को तलवार को दिखा के हमेशा अटैक नहीं करते है ना। तो इसीलिए कोवर्ट मीन्स भी होना निहायत जरूरी है, जो हिंदुस्तान के अंदर बहुत कैपेबिलिटी है। इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा है मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन मैं स्पेशल ऑप्स में था, मैं जानता हूं हिंदुस्तान ना कह के भी बहुत कुछ कर सकता है। ये नहीं कह रहा हूं कि अननोन गनमैन जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान करा रहा है। ये तो भाई तुम्हारा गैंग वॉरफेयर की वजह से हो रहा है। हमेशा बोलते हो हिंदुस्तान का कोई मार रहा है, नहीं सर, आईएसआई करवा रहा है, बिकॉज आईएसआई नोज कि ये अब उनकी बात नहीं मान रहे हैं, दे आर ऑन देयर ओन। करेक्ट। तो आईएसआई अब उतावला हो गया कि की फिगर को हटा दो, so that they can be in some control of ISI. सम कंट्रोल। उनका मेन जो डर है पाकिस्तान का वो है आपका, इसको एलैबोरेट करें समरतूर साहब, इस पॉइंट को एलैबोरेट करें प्लीज। हाँ बोलो। सर एक सेकेंड, 1 सेकेंड। अच्छा, ओके, जब तक वो टेक्निकली कनेक्टेड नहीं हो रहे हैं मेरे को अलाउ करिए करने के लिए। जी बात करें, आप करें। पाकिस्तान का एक मेन डर है, चैलेंज है, वो है कहीं वो FATF के नीचे ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट ना आ जाए। एक बार है, और उससे जो नुकसान पहुंचा है कितना, 2 साल 2.5 साल 3 साल के लिए ये FATF ग्रे लिस्ट में रहने के बाद इनका जो डेट सर्विसिंग है
ये मल्टीप्लाई हो गया है 3 या 4 गुना से, ठीक है नहीं। सोवरेन डिफॉल्ट होने वाला था पाकिस्तान, आज तो वो बच रहा है, एज ए नेशन स्टेट रह रहे हैं आईएमएफ का बेल आउट की वजह से। आईएमएफ है कौन? आईएमएफ इज नथिंग बट यूएसए। इसलिए मैं बार बार हर चैनल में बोलता हूं, एक किताब का नाम है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। यूएस का पोजीशन ऐसा है कि एक टॉर्मेंटिंग रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ चल रहा है, इसके बावजूद भी पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकता है। किसी भी हालत में आप देखेंगे, अगर फिर से ग्रे लिस्ट में आ रहा है, ये हाथ पैर पकड़ के, ज्यादातर जो पाकिस्तानी फौजी ऑफिसर्स है कहां पे सेटल्ड है? ज्यादातर, मैं तो कहूंगा 100%, सारे के सारे अमेरिका में जाके बसे हुए हैं। एक आधा कोई दुबई शुबई में वो टेम्परेरी रह रहे होंगे। मैक्सिमम जनरल ऑफिसर्स आर देयर इन यूएसए। सो इमोशनली, physically, and I would say materially, you say they have a long lasting kind of assurance and a safety factor to lean on, put their head on somebody's shoulder and cry. पाकिस्तान जो क्रिएट किया गया था इसलिए तो हुआ था, बिकॉज जब कांग्रेस नॉन अलाइन, जब फिलोसॉफी अलाइन करने लगे, उस समय उन्होंने देखा भाई ये दिस इज टू ज्योग्राफिकली इट इज टू इंपॉर्टेंट टू बी इग्नोर्ड। दे वांटेड टू हैव अ बेस। जिना शिना टू नेशन थ्योरी, लैंग्वेज एंड रिलीजन ये हम बोलते हैं, लेकिन मेन चीज ये था भाई ये छोड़ के चले तो जाएंगे, लेकिन कोई तो बेस होना चाहिए। एक रशिया को थोड़ा सा अपने दूरी पे रखना है। They wanted to have a strategic bomber base at that point in time. They wanted to keep Russia away from the Persian oil. इसीलिए पाकिस्तान, they have also nuclear ambition, but time doesn't permit. But this is also one of the factor, not the two language theory or language theory, not the religion, not Jinnah. Jinnah initially, same man used to object to two nation theory at one point in time. Later he was made, he was convinced, नहीं भैया ये आपकी खुद की हिफाजत के लिए करो। जिन्ना वाज नॉट कन्विंस्ड बाय द वे, ठीक है नहीं। सो उन्होंने चाल चलाया था इंफॉर्मेशन। सो बेसिकली ये जो एफएटीएफ है ये बहुत ही एक खतरनाक टूल है, जो पाकिस्तान के खिलाफ अगर दोबारा स्लैप किया जाता है, इट विल बी, अभी तो घुटने पे आ चुका है, तो शायद ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। बाकी साहब बोलिए, आप कुछ आईएसआई का बता रहे थे, प्लीज गो अहेड। सर देखिए, मैं एक ही चीज बताना चाह रहा था कि इन्फ्लुएंस ऑफ आईएसआई इन अफगानिस्तान इज रिड्यूसिंग, एंड ये इसलिए रिड्यूस हो रहा है सर क्योंकि जब आईएसआईएस ने प्लान किया था एट द एक्सट्रेडिशन ऑफ द अमेरिकन फोर्सेस, उस दौरान आईएसआई हैड कम टू तालिबान टू डिक्टेट द टर्म्स ऑफ रेफरेंस की आपने ये इसके मुताबिक चलना है, हम आपको गाइड कर रहे हैं, आपने ऐसे चलना है। बट व्हेन द हकानी नेटवर्क न्यू कि अब समय आ गया है राज करने का, तो मैं किसी से ऑर्डर क्यों लूं? तो दैट इज द टाइम व्हेन हकानी नेटवर्क एंड एवरीबॉडी वेंट रोग अगेंस्ट आईएसआई एंड सेड दैट इज द डोर, प्लीज लीव, now you mind your own business because America has gone, our matter has been resolved because they have been expelled, and now let us continue and we will be independent. Thank you for your coordination, because you see sir, end of the day ISI is one organization which can go to bed with state the Chinese state secret department, and it can go to sleep with CIA also. So ISI has no ethics and morals. So that is one of the major reasons why now ISI is facing the brunt. क्योंकि ये जितने unknown government policy, one of the major reasons why now ISI eliminating these people, because they went against ISI and they were the ones who told Taliban that ISI needs to be kept aside and ISI will not have any say any further. See, it will deny the role of Indian intelligence agencies, because sir, देखें, it is a geopolitical power, a very critical area, which is actually connecting the north of the Soviet Union, to the north, to the east, the Chinese, and to the south, the Indian subcontinent. So देखा जाए तो Afghanistan is the actual junction point or a transit pass
which is very critical. And to everybody's surprise, the amount of Chinese mining companies have come up is no man's business. They are approximately 12 to 16 proper mining companies by the Chinese in East Afghanistan. And the main thing is the laborers who are coming there are Chinese laborers. There is no Afghan labor or public allowed near these mining agencies or locations. So you can imagine the amount of money that China has paid to the Taliban to stay in power and to fill their pockets, and that China maintains this position there. अब जब अमेरिकन CIA को पता चला कि इनके पहले 3-4 कंपनियां थी, अब 16 कंपनियां हो गई हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड इकोनॉमी में, द रेयर एलिमेंट्स आर प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल फॉर डेवलपमेंट, तो अब अमेरिका जागा और वो आया और पिछले हफ्ते उन्होंने कोई ब्लैकमेल की, वो कहते हैं ना चूरन की एक पिल बना के, गोली बना के इन्हें खिलाई कि भाई वी नीड द बागराम बेस बैक और यू गिव अस बैक आवर वेपन्स, वरना हमारे 8 B-2 बॉम्बर आ चुके हैं इंडिगो गार्सिया, तो वी विल स्टार्ट कारपेट बॉम्बिंग, we will not even be present in your region, but we will screw everybody. So as a result, I'm sure Americans have given an offer which they couldn't refuse, and it is not speculated, but it is confirmed that Bagram base has been handed over back to the USA. Now, हाँ वो तो कह रहे हैं कि वो दे दिया उनको बागराम पे. Now, sir, slowly, the CIA and the secret agencies and the spying infrastructure will again be installed in this location. And now, don't be surprised that you hear a news कि जहाँ पे कोयले के खजान है वहां पे बम ब्लास्ट हो गया, वहां पे हमला हो गया, वहां पे चाइनीज माइनर्स को किडनैप कर लिया, या चाइनीज के माइनर्स अंदर ही दब के मर गए माइनों में. ठीक है सर, तो these news will start being created, I'm telling you today, and from 90 days or maybe less from that, you will get to hear similar news patterns that the Chinese mining companies are being targeted, and to cover up this deal between Taliban and USA, they will put Tariq-e-Taliban Pakistan (TTP) in the dock. That you take the responsibility for these attacks, you will be paid certain amount of money, and let us carry on with the deal with US. And as far as the badnami wala baat hai, so we will pay you this much money, you take the honors on you. And as a result, TTP will probably focus more on operations in Balochistan along with BLF, BLA and BRAS. जनरल साहब, your take on this. नहीं, ये बहुत अच्छे बोल रहे हैं, इनको तो लाना चाहिए चैनल में, मेन स्ट्रीम चैनल में. दूर आते हैं जा रहे हैं. I have, sir, I'm going live with Arnab Goswami at 8:30, sir. Very good, excellent views. I really admire what you are saying, and I tend to agree with him. There is a bigger plot already in operation. Taliban in Afghanistan is being legitimized by international forces. One. Number two, the Haqqani leader, he was in the Sirajuddin Haqqani or somebody जिसके माथे पे $10 million या some bounty रखा गया था, that has been lifted. His visa is under active consideration. You may find him in very high places in the international order very soon. So इसके अलावा और ये भी हो रहा है कि there is a bigger plot which is in place. The bigger plot is, मैं ताइवान की तरफ ले जाना नहीं चाहता हूँ, यूक्रेन की तरफ नहीं, ग्रीनलैंड की तरफ नहीं, यहीं पे यहाँ का bigger plot is, I tend to agree with what Major Toor has said. There is a lot of substance in what he is saying, and it is all converging to one issue: no exit from Pakistan. वो जो किताब है ना, डैनियल मार्के, नेम ऑफ द ऑथर डेनियल मार्के, जिसके पीछे ISI पीछे पड़ा रहा, वो जर्मनी से कहाँ एस्केप करके चले गए, वो अभी जिंदा है बेचारा, वो सेफ है. बट इट्स अ वेरी वेल रिसर्च बुक. ही हैज convincingly brought out one point. What is the name of the book again?
for the benefit of the audience, what is the name of the book? No exit from Pakistan. No exit from Pakistan. उसका कारण भी दिया है उसने. मेन 3 कारण है. अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ के नहीं रह सकता है. मेन कारण वो 30-32 लिखा है, लेकिन 3 कारण है. सबसे पहला चीज है जो हम मानने के लिए आज के दिन में तैयार नहीं है. पाकिस्तान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस, 6th largest armed forces in the world. It is too huge, and if you do not actually have some regulatory linkages with them, they can play merry hell in the world order. 1. Number 2, इसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल, ऑल्दो आई हैव रिपोर्ट्स मेरे पास 2007 को मुशर्रफ के टाइम में अमेरिका की फोर्सेस आके they have superimposed themselves जहां पे उनके साइलोज हैं, but people claim that it is with Pakistan authorities. मेरा इनपुट कह रहा है अमेरिका के फोर्सेस हैं, इसके ऊपर निगरानी रख रहे हैं, और मिसाइल कंपोनेंट इतनी बड़ी है कि इसके ऊपर निगाह नहीं रखेंगे कि यही पाकिस्तान मिसाइल ऐसा बनाएगा जो अमेरिका के शोर पे लैंड कर सकता है. ये अमेरिकन बेसेस. सबसे इंपॉर्टेंट बेस 21st सेंचुरी में है गुआम बेस. Guam base is the largest military base. It has got SSBNs, it has got aircraft carrier, it has got Patriot missile, it has got air defense system which is unmatchable. ठीक है नहीं. So उसका विद इन रेंज खबर के मुताबिक पाकिस्तान के काबिलियत बढ़ती जा रही है. ये 5000 किलोमीटर के अंदर उसका रेंज आज के दिन में है, लेकिन ये एम कर रहा है 10,000 किलोमीटर तक MIRV कैपेबिलिटी के साथ चाइना का मदद लेते हुए ये मिसाइल कैपेबिलिटी बढ़ा सकता है. और तीसरा और इंपॉर्टेंट चीज है, पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड which enjoys best of relationship with the political and military authorities of China. वो कोई देश नहीं है, रशिया चाहे कुछ भी कर ले, डीपर देन ओशन या हायर देन एवरेस्ट, फिर भी उनके दरार है दोनों के बीच में. लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश है, यही लोग तो है, हेनरी किसिंजर और उसको प्रेसिडेंट को लेके 70s में यूएसएसआर चाइना उसको बाल्कनाइज करने के लिए खोला था. ये थे एक ही ओनली कंट्री. ये हेनरी किसिंजर का स्टेटमेंट है, ओनली कंट्री. और डैनियल मार के उसके ऊपर काफी विस्तार में लिखा है क्यों. और साथ ही they also want to have checks and balances to keep an eye on country like India. India is too powerful, is too democratic in nature. It can bounce back to the pre-1947 और जब 1707 औरंगजेब का मरा था 1707, उससे पहले तब तक उसका जीडीपी ये हो गया था ना. We are 24.5% GDP of the world. India, going at the present rate, has got the potential to bounce back to its prehistoric kinds of economic preeminence. ये सबको डर है. कोई सुपर पावर, कोई बिग पावर इन द वर्ल्ड वुड नॉट लाइक टू लूज इट्स पावर. अमेरिका इज नो एक्सेप्शन. उसका है थ्यूसिडाइड ट्रैप. पिछले 500 साल का हिस्टोरिकल अगर एनालिसिस करेंगे, आप देखेंगे कि कोई भी ग्रोइंग पावर है, it will always try to match up with a global power, but global power will not accept its coming and touching it or coming anywhere closer. तो यही गेम है strategic. Yeah, Tur, you go ahead, please. Sir, what you said will only be realized once the population growth stabilizes or slows down. Right now, the population explosion is basically absorbing all the economical profits. So probably after 30 years from now, perhaps, I think there will be a time when the population will calm down and will be appropriate, and there will be a time where the financial assets will be more enjoyed by the masses of India, because the ratio of population and the finances will be at par, and probably, yes, the economy will be more strong. You're right. ये था किताब का जो अहम मुद्दे हैं. डॉक्टर साहब आप पूछ रहे थे. ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है. अभी कल मेरा ख्याल है उसकी पेशी है डॉक्टर मानंग बलोच साहबा की, तो उसमें देखते हैं कि क्या फैसला होता है. अगली पेशी दे देते हैं, पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी.
या सजा देते हैं या बरी कर देते हैं। लेकिन इस वक्त लोगों की अब नजरें जो है वो अख्तर मेंगल साहब के ऊपर टिकी हुई हैं और वो लॉन्ग मार्च पे टिकी हुई हैं। और मुझे लगता है कि लॉन्ग मार्च जो है वो इस वक्त देखिए, ज्यादा जेल नहीं करा सकते क्योंकि पीटीआई भी क्या पता शामिल हो जाए प्रोटेस्टों में। हाँ जी, प्रोटेस्ट में बिल्कुल पीटीआई बिल्कुल भी शामिल हो जाए तो दो पार्टीज के प्रोमिनेंट लीडर्स को अगर सरकार ने जेल कर दी तो मुझे लगता है वो खुद के लिए ही इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे और मुझे नहीं लगता कि वो फिर सिचुएशन को कंट्रोल कर सकेंगे। लेकिन मुझे वो लगता भी तो है ना, वो भी सर, तो है ना कि क्या उसे कहते हैं, मरता क्या ना करता, वो भी तो मरता क्या ना करता। इस वक्त तो ये पागल हो चुके हैं, बुखलाहट का शिकार हैं और टोटली पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त बैक फुट पे खेल रही है। मतलब वो बैक फुट पे चले गए, उनके काबू में नहीं आ रही चीज। पहले आज तक हमेशा पाकिस्तान आर्मी ने मास मूवमेंट्स को ऐसे चलाया है, अपनी मर्जी से चलाया है। चाहे वो भुट्टो के खिलाफ मास मोबिलाइजेशन की मूवमेंट हो जिसमें खुद फौज ने गोलियां भी चलाई, वो भी बैक एंड से डीप स्टेट ही चला रही थी। ये पहली दफा है कि डीप स्टेट के कंट्रोल से चीजें बाहर जा रही और यही हमें इशारे जो है साबित करते हैं कि पाकिस्तान जो है उसका वक्त अब करीब आ गया। जी मेजर साहब, फाइनल कमेंट्स प्लीज। सर मैं एक सवाल करना चाहता था कि जाफर एक्सप्रेस में अगर 200 से ज्यादा पाकिस्तान फोर्सेस वाले मारे गए हैं तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे चहल पहल या इनके वीडियोस जहाँ पे ये बॉडीज वापस दे रहे होते हैं फैमिलीज को, तो जो जनाजे निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई प्रूफ आया है? क्योंकि बहुत ही जबरदस्त मीडिया ब्लैकआउट किया हुआ है जो पाकिस्तान आर्मी ने, तो द क्रेडिट शुड बी गिवन कि एटलीस्ट एक चीज ये ढंग की कर रहे हैं। बाकी तो खैर ये गए गुजरे तो है ही, बट ये जो इन्होंने ब्लैकआउट का कैसे कंट्रोल किया हुआ ये मेरी समझ से बाहर है कि ये कैसे मैनेज कर रहे हैं और अवाम ने शोर क्यों नहीं मचाया। ये एक ग्रे एरिया है। बीएलए ये क्लेम करती है कि उन्होंने 214 फौजी जो है उनकी हत्या कर दी है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं अभी तक उसका कोई वीडियो एविडेंस सामने नहीं आया और ना ही उनकी फैमिली मेंबर्स जो हैं उन्होंने कोई आगे आया है। जैसे एपीएस में जब हमला हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल में तो उसके घर वाले लोगों के बच्चों के और वो एक बड़ा शोर मचा था और वो लोग बाहर आए थे, तो ऐसा जो है वो देखने में नहीं आया। लेकिन we will go with the statement of BLA. जनरल साहब आपका फाइनल जो है कमेंट प्लीज, देन वी विल रैप अप, क्योंकि मेजर साहब ने भी जाना है, आप भी थके हैं सुबह के। नहीं ये मैं एक्चुअली तूर साहब को पहली बार सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा, मेरा बधाई हो। मैं ज्यादा टीवी टूवी नहीं देखता हूँ, मैं थोड़ा सा आई वांट टू लेक्चरिंग एट डिफरेंट प्लेसेस प्लस आर्टिकल लिखने में ये रहता हूँ। बहुत अच्छा लगा, कीप इट अप एंड ही इज वन ऑफ माय कलीग्स, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पीपल लाइक यू शुड कम मोर ऑन द मीडिया। इनके ऊपर फिल्म बन रही है, इनके ऊपर जॉन इब्राहिम इज प्लेइंग हिज रोल, ही वाज इन सूडान पीसकीपिंग फोर्स। ओके ओके ये तो इन पर तो फिल्म बन रही है। हाँ मैं तो हनी बख्शी के बारे में सुना था, हनी बख्शी। अच्छा आप है, you are another eminent person, okay, he used to mention your name, okay, अच्छा you are that gentleman, have you operated together, Hani Bakshi and you? But I'm in touch with sir. Yes, I'm in touch with him. Okay, so now we are together in Vector Force 3D when I was using. Anyway, that apart, coming to Balochistan, yeah, this is a temporary pause. एक लोगों का जब मोबिलाइजेशन होता है ना, ये मोबिलाइजेशन एक तो है फिजिकल ऑप्टिक्स, दूसरा है एक मेंटल मोबिलाइजेशन और एक है इमोशनल मोबिलाइजेशन। अभी ये इमोशनल मोबिलाइजेशन होते होते क्या होता है, वो थ्रेशोल्ड अलग अलग होते हैं। मेरे समझ के मुताबिक
ये इमोशनल मोबिलाइजेशन के बाद मेंटल स्टेटस पे आ गया है। मेंटल स्टेटस मीन्स हर चीज को ये सोच समझ के कर रहे हैं, उनको ये मालूम है इनका इरादा क्या है और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो जब ये इस स्टेज पे कोई एक लिबरेशन मूवमेंट आता है, क्योंकि शुरू शुरू में आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि ये लिबरेशन मूवमेंट किस दिशा में जा रहा है, तो मेरे अंदाज के मुताबिक ये लिबरेशन मूवमेंट काफी वायलेंट दिशा में जाने वाला है, नंबर एक। नंबर दो, चंद एक देश जो क्वाइटली कोवर्टली अभी बलोची लिबरेशन मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी मीडिया के जरिए से उभर कर आएगी, सामने से अंतरराष्ट्रीय लेवल पे सपोर्ट बढ़ती जाएगी। पाकिस्तान एज अ स्टेट इसके ऊपर प्रेशर होगा। सिर्फ एक ही कंट्री है जो इसको सपोर्ट, चाइना तो करेगा इसको, बिकॉज चाइना का वेसल स्टेट है। एक जो है डेमोक्रेटिक पार्टीज या डेमोक्रेटिक कंट्रीज में से यूएसए ओवरटली विल टेक सम एक्शन बट कॉशियसली, इट विल सपोर्ट पाकिस्तान ओनली टू कीप इट एफ्लोट। वो होता है ना, आईसीयू में जाते हैं तो वेंटिलेटर लगा के रखते हैं, टू कीप इट एफ्लोट बिकॉज पाकिस्तान इज टू सेंसिटिव टू बी पार्टेड विद। और लास्ट पॉइंट में दो तीन मैं हिस्सों को कवर करना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट है, साहब ने एक पॉइंट उठाया था कि ये कैसे ब्लैकआउट करते हैं। बात बिल्कुल सही है। मेरा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, मैं रहा हूं विक्टर फोर्स में, हनी भी मेरे साथ था, उस समय ऑप्टिकल फाइबर बिछे नहीं हुए थे, अभी ऑप्टिकल फाइबर बिछे हुए हैं। जितना ओपन मीडिया में आता है, मेरे समझ के मुताबिक जम्मू में एक इसका एक चोक पॉइंट है, कोई भी मैसेजेस जनरेट होते हैं कहीं से, ये ऑप्टिकल फाइबर में कुछ सिस्टम होगा, मुझे इतना समझ में नहीं है, टेक्निकल चीज है। वो चोक पॉइंट के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जिसका रहता है वो उसके ऊपर काबू रखते हैं। जब चाहिए उसको रिलीज करते हैं, जब नहीं चाहिए उसको ब्लॉक कर देते हैं। ऐसा ही कहीं ना कोई एक चोक पॉइंट होगा बिटवीन बलूचिस्तान और ये किसके साथ कनेक्टेड है, पेशावर के साथ, है ना, पंजाब, पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा। तो ये कहीं ना कोई एक चेक पॉइंट जरूर होगा। बलूचिस्तान में पहाड़ी इलाका, टनल्स बहुत है, पासेस बहुत हैं, हो सकता है किसी एक जगह है जहां पे पाकिस्तान आर्मी का कोर ऑफ सिग्नल्स इसके ऊपर कंट्रोल रखा है और इसी कंट्रोल के माध्यम से ये ब्लैकआउट कर रहे हैं। और इसी का दूसरा पहलू मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर साहब, मिर्जा साहब, आप अपना एफर्ट बरकरार रखिए। बलूचिस्तान के लिए मेरे को कोई दिख नहीं रहा है मीडिया प्लेटफॉर्म। मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं न्यू जर्सी, वेस्ट कैलिफोर्निया, वेस्ट कोस्ट के साथ, सब कह रहे हैं कि कुछ तो खबर बताओ। तो मैं बोलता हूं डॉक्टर मिर्जा साहब का चैनल ज्वाइन करो, ठीक है, वह ताजा खबर आपको देगा। और यही नहीं, अंतरराष्ट्रीय लेवल में जो बलूचिस्तान के बारे में ताजा खबर उनके तक पहुंचा सकता है। नाउ दैट टूर इज देयर, आई एम ग्लैड टू लर्न at least you will bring some sense into that ambiguity in the environment when you talk with Arnav and others. तीसरा पॉइंट मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो भारत का हिस्सा आज है या नहीं है मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं कह सकता हूं भारत को डट के सपोर्ट करना चाहिए। अगर यही आईएसआई बांग्लादेश में आप जमायती इस्लाम को रिवाइव कर सकते हो, यूनिस जैसे आदमी, चाहे डीप स्टेट ऑफ अमेरिका में उसके सपोर्ट के माध्यम से और चाइना के सपोर्ट के माध्यम से आप इनको रिवाइव कर सकते हो। बांग्लादेश एक नया फ्रंट अगर खुल सकता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हिंदुस्तान अगर ओपनली सपोर्ट करता है तो बलोची लिबरेशन आर्मी इसमें सपोर्ट करना चाहिए। चाहे अफगानिस्तान, बोल के करो, मैं कह रहा हूं समय आ गया है, तुम ऐसा करोगे तुम्हारे देश के अंदर वल्नरेबिलिटीज आर मच मोर देन दैट ऑफ वल्नरेबिलिटीज इन इंडिया। अगर हमारे पास एक चिकन नेक है, तुम्हारे पास 10 चिकन नेक है, हम गिनती करके दिखा सकते हैं। और ऐसा जगह पे हम हिट करेंगे, पाकिस्तान को समझ में नहीं आएगा और घुटने पे टिकेगा। दैट्स ऑल। Thank you very much, both of you gentlemen, for joining my live broadcast. I really appreciate your time. नाज़रीन, जैसा कि आपने अभी देखा है, हमारी लाइव ब्रॉडकास्ट में समरतूर साहब भी शामिल हुए हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ जो है वो मेजर जनरल सुधाकर जी भी शामिल हुए। तो इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि अब आपसे इजाज़त ली जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। कल फिर हम लाइव आएंगे। ये जब से धरना शुरू हुआ है हम लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं 1 घंटे की, ताकि अपडेट्स भी दे सके लोगों को और मेहमान जो है उनका रियल टाइम में जो
एनालिसिस है वो भी लोगों के सामने पेश कर सकें। अगले ब्रॉडकास्ट तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।